जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरी केतु महादशा में आए राहु के अंतर का पर्सनल और सच्चा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जो भी घटनाएं घटित हुई मेरे साथ, क्या क्या बदलाव आए इस दौरान और उपाय क्या क्या किए मैंने गुरुओं और ज्योतिषों से पूछकर, वो सब आज मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर शायद आपको मेरे अनुभवों से कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस राहु अंतर्दशा के पहले जो अंतर्दशाएं आई थी केतु महादशा में, उन सभी का एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। यानी कि केतु अंतर्दशा, फिर शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वैसे अगर आपकी भी केतु महादशा चल रही है तो मेरे बाकी वीडियोस को भी अवश्य ही चेक करें। इस रहस्यमयी ग्रह के सारे राज अपने आप आपके सामने खुलते जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये सभी एक्सपीरियंसेस मेरे अपने हैं, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी वैसा ही हो आपकी केतु महादशा में, क्योंकि हर कुंडली अलग होती है, सबके प्लैनेट के प्लेसमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, तो जाहिर है कि रिजल्ट्स भी अलग अलग ही मिलेंगे। हालांकि केतु और राहु के कॉमन इफेक्ट्स फिर भी सभी के लिए फलित होते ही हैं केतु महादशा के राहु अंतर्दशा में। तो मेरी कुंडली में केतु कहाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरी कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें केतु पंचम भाव में वृश्चिक राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, और इसी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति भी केतु के साथ युति बना रहे हैं। केतु और गुरु जब एक भाव में एक साथ बैठते हैं तो उसे ध्वजा योग भी कहा जाता है। कई लोग बृहस्पति और केतु की युति को गुरु चंडाल योग भी कहते हैं, लेकिन ये टेक्निकली गलत है। गुरु चंडाल योग तब बनता है जब बृहस्पति राहु के साथ युति बनाते हैं। वापस आते हैं मेरी कुंडली पर, तो जब केतु पंचम में है तो जाहिर है कि राहु एकादश में होंगे। तो मेरी कुंडली में राहु लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में वृषभ राशि में उच्च के बैठे हैं। हालांकि कई ज्योतिष केतु को धनु और राहु को मिथुन राशि में भी उच्च का मानते हैं। तो मेरी केतु महादशा 2020 में शुरू हुई थी, और इसमें राहु की अंतर्दशा जो लगभग 1 साल की होती है वो आज ही समाप्त हुई। इसीलिए मुझे लगा कि मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। केतु के पहले बुध महादशा में मेरी लाइफ कैसी थी, उसका उल्लेख मैं इस वीडियो में पहले ही कर चुकी हूँ। देखिए, जब केतु की महादशा शुरू होती है तो जिस भी भाव में केतु बैठे हैं उसी भाव में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या उथल पुथल होती है। उस भाव से संबंधित फल बहुत तेजी से मिलने लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि केतु आपके द्वितीय भाव में है, जिसे धन भाव या कुटुंब भाव भी कहा जाता है। द्वितीय भाव से आप क्या देखते हैं? द्वितीय भाव से हम विचारते हैं आपकी आवाज, आपका बात करने का तरीका, आपकी फैमिली, आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन और झूठ बोलने की टेंडेंसी, भोजन किस प्रकार का आप ग्रहण करना पसंद करेंगे, ये सब। तो केतु महादशा में ऐसे लोग जिनके द्वितीय भाव में केतु विराजित होते हैं बड़े ब्लंट या हार्श से हो जाते हैं, कर्कश या कड़वी बातें करने लगते हैं, जिससे परिवार और वर्क प्लेस पर उनसे लोग नाराज होते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव है, तो ऐसे लोग केतु की महादशा में या तो धन कमा नहीं पाएंगे, या अगर कमा भी लेंगे तो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि केतु अलगाव का या डिटैचमेंट का प्लैनेट है। धन भाव में बैठकर पैसे से डिटैचमेंट तो करवाएंगे ही, कुटुंब में भी सेपरेशन जैसी स्थितियां बनाने लगेंगे। वहीं यदि आपकी कुंडली में केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि शादी का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का भाव है, तो केतु इन एस्पेक्ट्स में आपको डिटैचमेंट और डिस्टर्बेंसेस देंगे। फटाफट चीजें घटित होने लगेंगी एक बार केतु महादशा आपकी एक्टिव हो गई तो। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में केतु है तो अपनी महादशा में केतु आपको संतान पक्ष से सबसे ज्यादा दिक्कतें देंगे। या तो संतान आपकी होगी नहीं, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, या जो बच्चे हैं उनसे कोई ना कोई परेशानी आपको हमेशा बनी रहेगी। या तो उनसे आपकी पटरी नहीं बैठेगी, या तो वो हमेशा बीमार रहेंगे इन 7 सालों में जब तक ये महादशा चल रही है। पंचम भाव का केतु व्यक्ति को साधु बनाकर छोड़ देता है खुद की महादशा में, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। लव अफेयर्स यदि आपके चल रहे हैं तो आपका ब्रेकअप होना लाजमी है। आई एम रियली सॉरी टू से, क्योंकि पंचम भाव जो होता है उससे हम लव अफेयर्स भी देखते हैं, और केतु तो है ही डिटैचमेंट का प्लैनेट। तो यदि आपकी ठीक ठाक भी
रिलेशनशिप चल रही होगी तो इस महादशा में ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि पंचम भाव से हम मंत्र, इष्ट देव, पूजा, साधना, मेडिटेशन वगैरह भी देखते हैं। और पंचम भाव का केतु आपको साधना के पक्ष में नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा इन 7 वर्षों में। जब मेरा राहु का अंतर शुरू हुआ उस समय केतु महादशा के लगभग 3 साल ऑलरेडी निकल चुके थे। और सबसे मजे की बात यह है कि मुझे इस समय तक पता ही नहीं था कि दरअसल मेरी केतु महादशा चल रही है, क्योंकि आम लोगों की तरह मुझे भी ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। और अभी तक जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे थे पिछले 3 सालों में, मुझे लगता था कि कोई बैड फेस शायद चल रहा है लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, जो टिपिकल मॉडर्न माइंडसेट होता है ना लोगों का आजकल, दैट लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, दिस इज जस्ट अ बैड फेस वगैरह, ऑल दैट टोटल बुलशिट। केतु महादशा के पहले 3 सालों में मेरी और मेरे हस्बैंड की हाई पेइंग जॉब्स जा चुकी थी। हम अपनी हैपनिंग मुंबई की लाइफस्टाइल को छोड़कर शहर से बहुत दूर एक गांव में बसी सोसाइटी में अचानक ही रहने आ गए थे। ये जगह चमक दमक और एंटरटेनमेंट से एकदम दूर सेक्लूडेड सी थी। इनकम के हमारे सभी सोर्सेस घट के 1 या 2 बचे थे। संतान के लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे थे, पर फिजिकली सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। दोस्तों और रिश्तेदारों से हमारे झगड़े मनमुटाव हो रहे थे, जिसके चलते समाज में बहुत बदनामी भी हो रही थी। मेरी बेटी बार बार बस बीमारी पड़ती थी। और इन सभी घटनाओं को ना मैं इट्स जस्ट अ बैड फेस, इट्स जस्ट अ बैड फेस कह के झुठलाती जा रही थी। क्योंकि भाई ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी का सहारा तो जाहिल और बिना पढ़े लिखे लोग ही लेते हैं ना। हमारे जैसे एजुकेटेड मॉडर्न लोग तो कभी एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड ही नहीं करते। खैर, फिर एकदम से ऐसा हुआ कि इन सारी बुरी घटनाओं में अचानक से वृद्धि हो गई। जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पहले थोड़े थोड़े और धीरे धीरे हो रहे थे, अब लगभग रोज और ज्यादा इंटेंसिटी से होने लगे। मतलब रोज रोज कोई नई मुसीबत, कोई नया बवाल। अब जाहिर तौर पर इस वक्त राहु का अंतर शुरू हो चुका था, पर मैं अनजान थी कि क्या हो रहा है। देखिए, जब एक पाप ग्रह की महादशा में दूसरे पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है ना, तो बड़े बुरे और कष्टकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि धन का नाश, लाइफ पार्टनर, संतान या माता पिता की ओर से दुख, वर्क प्लेस पर ह्यूमिलिएशन या बेइज्जती, चोट, दुर्घटना, बीमारी जिसकी वजह से आपके अस्पतालों के चक्कर लगेंगे, सोशल रेपुटेशन या सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, बदनामी, घर में चोरी वगैरह। ये वो समय था जब मेरी बेटी, जो अभी तक गाहे बगाहे ही बीमार पड़ती थी, अब अस्पताल में ही जाके एडमिट हो गई थी। बीमारी क्या है कोई डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा था। अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग फाइंडिंग्स, उसके टेस्ट, इलाज और ट्रीटमेंट में पैसा पानी की तरह बह रहा था। हमारी इनकम के जो 2 एक सोर्सेस अभी तक बाकी थे, वो भी अचानक से बंद हो गए थे। बैंक में पड़ी सेविंग से जैसे तैसे हमारा गुजारा चल रहा था, और उस पर हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े भारी भारी बिल। राहु अंतर के शुरू होने के पहले मैं दूसरा बच्चा कंसीव करने में ही स्ट्रगल कर रही थी, पर इस समय ऐसा हुआ कि गर्भ ठहर कर गिर जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं ना, बच्चा पेट में न आ पाना एक बात है, पर आकर उसका मर जाना दूसरी बात। आप समझिए कि एक औरत के ऊपर क्या गुजरेगी जब अबॉर्शन या मिसकैरेज होगा। यानी कि फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल हर तरह की मुसीबतों ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। दिस जस्ट कुडंट बी अ बैड फेस। ये वो समय था जब मैंने मेरे सर को एक झटका दिया और दिमाग खोलकर सोचना शुरू किया। एक अनुभवी ज्योतिष से मैंने संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं केतु महादशा से गुजर रही हूँ। और मजे की बात यह है कि ये सच मुझे राहु के अंतर में आकर पता चला। राहु अंतर के कुछ और ठोस तजुर्बे मैं आपके सामने रखती हूँ। पहली चीज जो हुई वो ये कि मेरी ज्योतिष में अचानक और शदीद दिलचस्पी बढ़ गई। इतना कि मैंने बाकायदा एस्ट्रोलॉजी परस्यू करना तक शुरू कर दिया। बेशुमार किताबें, ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत रिसर्च की, लोगों की कुंडलियां कैसे पढ़ते हैं ये सीखा। रोज कई कई घंटे मैं इसी में बिताने लगी। हालांकि अब जब मैं पलट कर देखती हूँ समय में, तो मेरे पास राहु के लिए धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी अंतदशा में ही मुझे ज्योतिष जैसे गूढ़ विषय का ज्ञान हुआ। ना राहु ने मुझे इतने कष्ट दिए होते और ना ही इस ज्ञान का दरवाजा मेरे लिए खुलता। दूसरी चीज जो इस राहु पीरियड में मेरे साथ हुई वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अप्लायंसेस और गैजेट्स बार बार खराब होते रहे।
देखिए, आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस स्पेशली मोबाइल फोन्स राहु के सबसे बड़े अस्त्र हैं। जब राहु बिगड़ता है ना, तो बिजली से चलने वाली चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे कि चलती टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन अपने आप खराब हो जाएंगी। आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन बार बार हैंग होगा। कार आपकी फ्रीक्वेंटली पंचर या खराब होगी। इसी अंतर्दशा में मेरे लैपटॉप और कंप्यूटर बिगैर किसी कारण के बार बार खराब होते रहे, जिसकी वजह से मैं जो थोड़ा बहुत भी काम कर पा रही थी ना, वो भी पूरी तरीके से ठप हो गया। हमने बुध की महादशा में एक लग्जरी कार ली थी, जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी थी, जो कि उस पूरी महादशा में चकाचक चली। हालांकि केतु महादशा आते आते उसमें अचानक से खराबी आने लगी अपने आप, लेकिन राहु के अंतर में वो एकदम बंद पड़ गई। राहु की अंतर्दशा में मेरे दोस्तों एक बात आप बहुत प्रोमिनेंटली महसूस करेंगे, जो कि मैंने भी की, वो ये कि रात होते होते बहुत एक्टिव या बहुत एंशियस आप फील करेंगे। एक अजीब सी बेचैनी दिमाग पर छा जाएगी, एक अनजाना सा डर पीछा करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, आखिर मेरे हाथों से सब कुछ फिसलता क्यों जा रहा है। और इसी उधेड़-बुन में ना लोग रात रात भर जागते रहते हैं, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, पूरी रात कुछ खाने का भी मन करेगा आपका, स्पेशली जंक फूड। अब राहु क्या है? राहु राक्षस का एक कटा हुआ सिर ही तो है। किसी भी ग्रह की महादशा और अंतर्दशा में दशा स्वामी यानी कि जो उस महादशा का लॉर्ड होता है, उसके गुण जातक में आना लाजमी है। और रात को राक्षस और नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव नहीं होंगी तो बताइए और कौन होगा। इसीलिए राहु प्रभावित व्यक्ति रात को सबसे ज्यादा एंशियस और एक्टिव हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप सारी रात जागेंगे तो अगले दिन थका हुआ या नींद में महसूस करेंगे, और कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि रात में जागना और दिन में सोना आपका एक फिक्स रूटीन बन जाएगा। और केतु महादशा में जो कुछ भी काम धंधा अभी तक आपका बचा हुआ था भगवान की दया से, अब वो भी ठप होने के कगार पर आ पहुंचेगा। यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताइए प्लीज। राहु नशे का भी दूसरा नाम है, इंटॉक्सिकेशन। और यहाँ नशे का मतलब सिर्फ नशीले पदार्थों से नहीं, बल्कि हर उस लत या आदत से है जो आपके काबू से बाहर हो जाए और ना चाहते हुए भी आप खुद को उसे करने से रोक ना पाए। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, जुआ, सट्टा के अलावा राहु और कौन कौन से नशे लगवाता है वो सुनिए। सोशल मीडिया का नशा, उसका अनकंट्रोल्ड यूसेज। मैं रात रात भर मोबाइल हाथ में लिए रील्स देखती रहती, लोगों की प्रोफाइल्स चेक करना, उन्हें स्टॉक करना, यहाँ वहाँ की एकदम रैंडम या फर्जी वीडियोस सुबह 3-4 बजे तक देखना, ये मेरी रोज की एक्टिविटी बन गई। यदि आप सारी सारी रात नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज के कई सारे एपिसोड्स एक साथ देख लेते हैं, या एक्सट्रीम केसेस में अगर आपको पॉर्न का एडिक्शन हो गया है, तो समझ जाइए कि आप राहु के चंगुल में फंस चुके हैं। देखिए, ज्योतिष में ना राहु को एक मृग तृष्णा बताया गया, छलावा या माया, जिसका स्वयं का कोई ठोस वजूद नहीं है, पर वो सच ही प्रतीत होता है लोगों को। अब देखिए ना, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल्स, फिल्में, ये सब छलावा ही तो है, जो बस पर्दे पर या स्क्रीन पर दिखते हैं। असल में कुछ है ही नहीं, सब मनगढ़ंत, काल्पनिक या फिक्शनल। हम उस छाया को देखकर उसे सच मान लेते हैं और उसमें इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष में राहु का सिंबल धुआं बताया गया। धुआं दिखता तो है पर पकड़ में नहीं आता, अभी है अब नहीं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को राहु का अस्त्र क्यों बताया गया आखिर? क्योंकि बिजली भी तो राहु का ही एक फॉर्म है। आप उसे पकड़ नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। राहु की अंतर्दशा में आप गौर कीजिएगा कि कोई ना कोई लत आपको जरूर ही लगेगी। कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने की, या स्टॉक मार्केट्स में अंधाधुंध पैसे लगाने की। इसके अलावा यदि आपको अपने कल्चर से ज्यादा दूसरे कल्चर में इंटरेस्ट है, तो ये भी राहु का ही एक लक्षण है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि सर्वभानु राक्षस, जिसके सर से राहु बना और धड़ से केतु, उसने क्या किया था? जब अमृत बंटने लगा तो दो पंक्तियां निश्चित की गई, एक दानवों की और एक देवताओं की। सर्वभानु समझ गया कि दानवों को कभी भी अमृत नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो वेश बदलकर चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। यानी कि अपने लोग और अपना कल्चर छोड़कर वो दूसरी खेमे में जाके बैठा
और उसे अमृत प्राप्त भी हुआ। अब ये बात अलग है कि मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने उसका सर सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो जो राहु प्रभावित व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें अपना कल्चर कम अच्छा लगता है और दूसरे के कल्चर, दूसरे की भाषा, दूसरे के धर्म में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। विदेश में बसना चाहते हैं वो अपना देश छोड़कर, अपने देश से उनको लगाव भी कम होता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि राहु के अंतर में लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न मूवीज, इंग्लिश मूवीज या कोरियन शोज ये सब ज्यादा देखते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइए कि आपने राहु के अंतर में क्या ऐसा महसूस किया कि आपको विदेशी कंटेंट में या विदेशी कल्चर में अचानक से ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। आपका मन ऐसा हुआ कि मैं उनकी तरह ड्रेसअप करूं या उनकी भाषाओं को सीखूं या उनका खाना खाऊं, यानी कि उनके क्विजीन्स को बना के मैं खाऊं। यानी कि अपने अलावा आपको दूसरा कल्चर अगर अच्छा लग रहा है तो ये राहु का लक्षण है। यदि पर्सनल लेवल पर आप किसी आदत या लत की बात करें तो मुझे एक्सेसिव चाय पीने की आदत लग गई थी दिन भर, और रात में भी मैं जब तक जगी रहती तब तक मैं बस चाय पीती रहती, कभी कभी 7 से 8 कप 24 घंटे में। कितनी ही एसिडिटी होती, चेहरा काला पड़ने लग गया था, पर चाय की लत नहीं छूटी। हालांकि जब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया तब मुझे हालात की संजीदगी का एहसास हुआ और चाय का इंटेक मैंने कम किया। तो राहु की कोई भी दशा आप पर चल रही हो, महादशा या अंतदशा, अपने ऑब्सेशंस या इंटॉक्सिकेशंस पर काबू रखें, वरना आगे चलकर कठिनाइयां ही खड़ी करेगा ये आपके लिए। यदि आप विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट हैं और केतु महादशा से गुजर रहे हैं और उसमें राहु का अंतर आ जाए, तो ऐसा देखने को मिलता है कि आपका मन अपने उस विषय से उचाट हो जाएगा जिससे आप अभी तक परस्यू करते आ रहे थे। ऐसा लगेगा कि यार ये सब कुछ बेकार है, कुछ एकदम हटकर करने का मन करेगा। नए नए एडवेंचरस आइडियाज आएंगे और इसी कश्मकश में कई बार बच्चे फेल तक हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई में लगना एकदम ही बंद हो जाता है। और यही एग्जैक्टली बाकी लोगों के साथ भी होता है जो जॉब या किसी दूसरे प्रोफेशन में है। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उस काम को कंटिन्यू करें जो आप अभी तक कर रहे थे। यही सेम मेरे साथ भी हुआ। मैं जो पहले काम कर रही थी, राहु की अंतदशा आते आते मुझे उससे एक तरह से चिढ़ हो गई। मैंने टोटली उसे करना बंद कर दिया और एकदम हटकर कुछ नया करने का सोचने लगी। तब मैंने मेरे केतु महादशा के अनुभवों को शेयर करने के लिए ये चैनल भी शुरू किया, जो कि मेरे कंफर्ट जोन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पब्लिकली शेयर करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हालांकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि राहु आपको सिखाता है कि कैसे अपने कल्चर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करो, कुछ एडवेंचरस करो। जैसे उसने अपनी पंक्ति छोड़ के दूसरी पंक्ति में जाके बैठा था ना, वही हाल है। तो राहु आपको प्रेरित करेगा कि जो कर रहे हो उसे छोड़ दो, कुछ नया करो, एडवेंचरस करो। अब ये आपके ऊपर है कि राहु की इस प्रेरणा को आप कितने पॉजिटिवली यूज करते हैं। हालांकि जब लोगों की केतु महादशा चल रही होती है और अलग अलग अंतर्दशाएं आ रही होती है, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप जीवन के सच, ज्योतिष या फिलॉसफी की तरफ जाएगा और धीरे धीरे एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि इस समय को काटने का सही तरीका क्या है। बस वही करो जो केतु आपसे करवाना चाहता है। यही एक रास्ता भी है मेरे दोस्तों, क्योंकि कंट्रोल आपका किसी चीज पर रह ही नहीं जाता। इसीलिए रेसिस्ट करने का या धारा के विपरीत बहने की कोशिश का कोई खास फायदा होना भी नहीं है। तो बस फिर मैंने वही करना शुरू किया जो केतु महादशा में सभी को करना भी चाहिए। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। ज्यादा टाइम प्रतिदिन ध्यान, पूजा, मेडिटेशन में लगाइए। जीव जंतुओं की, जानवरों की सेवा कीजिए। बुद्ध की महादशा में मैं रोज पूजा नहीं करती थी, बस कभी नवरात्रि, दिवाली, जन्माष्टमी पर थोड़ी बहुत पूजा कर ली तो कर ली। मंदिर तो साल में बस एक आध बार ही जाना होता था। और यदि आप आज मुझे देखेंगे ना, तो मैं रोज 2 से ढाई घंटे मंदिर में ही बिताती हूँ। मंदिर में ध्यान पूजा करते हुए या मंदिर परिसर में ही जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की सेवा करते हुए। प्रतिदिन बिना नियम तोड़े विधिवत पूजा करना और जीव सेवा करना ही अब बस मेरा जीवन बन चुका है। हालांकि ये भी मुझे केतु महाराज की ही माया लगती है, क्योंकि जब मैं मुंबई में रहती थी वहां कोई भी मंदिर मेरे घर के आसपास नहीं था, या जो मंदिर थे भी वो काफी दूर थे। इसीलिए ना कभी मंदिर जाना होता था और ना ही मैं कभी धर्म के प्रति इंक्लाइंड भी थी। हालांकि जब मैं यहाँ आई शहर से इतना दूर, इस रूरल से इलाके में, यहाँ मेरे घर के सामने ही बहुत बड़ा मंदिर है
जिसके प्रांगण में सभी प्रकार के जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो ये सब डेस्टाइन सा ही लगता है कि शायद केतु महाराज ने मुझे यहाँ बहुत सोच समझ के लाकर पटक दिया कि मैं यहीं रहूं और वही करूं जो वो मुझसे चाहते हैं। मेरे स्थान परिवर्तन के पीछे क्या कहानी है और वो सब कुछ कैसे हुआ, ये मैंने मेरी केतु महादशा के पहले पार्ट वाली वीडियो में डिटेल में बताया है, आप उसे जरूर देखें। एक बहुत आवश्यक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इस महादशा में आप मीट खाना एकदम छोड़ दें। मुझे खुद सात्विक भोजन करते हुए लगभग 2 साल हो रहे हैं और ये उपाय केतु एनर्जी को आपके फेवर में लेकर आएगा, उसे शांत करेगा। देखिए, राहु, केतु एंड फॉर दैट मैटर शनि यदि बहुत परेशान कर रहे हैं तो जीव जंतुओं की सेवा करने से बहुत राहत मिलती है, जैसे कि काले कुत्ते, कौवे, मछलियां, गाय, पक्षी और इवन कभी कभी सांप भी। क्योंकि देखिए ना, कितने ही चित्रों में राहु और केतु को सांप या कभी कभी मछली के फॉर्म में ही तो दिखाया जाता है ना। एक हाथ से यदि आप जानवरों की सेवा कर रहे हैं और दूसरी ओर जानवरों का मांस खा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी जीवन में ना सही, पर कम से कम जब तक आपकी केतु महादशा चल रही है तब तक शाकाहारी सात्विक भोजन करने का प्रयास करें। इस महादशा में नॉन वेजिटेरियन फूड और अल्कोहल बहुत बैकफायर करता है, और शनि की दशा में भी। राहु की अंतर्दशा में एक और बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि मेरा मन सजने संवरने, मेकअप करने, अच्छे सुंदर कपड़े पहनने से एकदम उचाट हो गया। प्रतिदिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर यदि मैंने मेरे बाल बांध लिए तो बस यही बहुत होता है। अलमारी मेरी कपड़ों से भरी हुई है तो भी मैं बस वही 2 जोड़ी पहनती हूँ, बार बार धो के। श्रृंगार के नाम पर बस केसर का तिलक और सिंदूर। चेहरे पर कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर तक लगाने का मन नहीं करता। मेकअप की तो बात ही छोड़ दीजिए। यकीन ही नहीं होता कि ये मैं ही हूँ। बुध की महादशा में यदि आप मुझे देखते तो मैं मेरी पूरी सैलरी इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स और डिजाइनर कपड़े खरीदने पर ही उड़ाती थी। हर महीने कम से कम 4 बार स्पा, सलोन्स और नेल स्टूडियो जाती थी। हंसी आती है सोचकर कि केतु महाराज ने मेरा क्या हाल बना दिया। वैसे केतु महादशा में आपके शरीर पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि व्हाट ऑल चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस योर बॉडी गोज थ्रू, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा। राहु की अंतर्दशा में मेरा बहुत हेयर फॉल भी हुआ, जितना पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। देखिए ना, जब 2 पाप ग्रह साथ आते हैं तो धन, संतान के साथ स्वास्थ्य और सौंदर्य का भी क्षय होता है। मेरे सुंदर घुटने तक के लंबे काले बाल आज अघोरी की जटाओं जैसे हो गए हैं, उलझे, बूरे, कड़े कड़े, जिन्हें कंघी करने में मुझे रोना आता है। चेहरे का सारा रंग उड़ गया, फेस पर फाइन लाइंस आ गई और एकदम से मैं अपनी उम्र से कहीं बड़ी दिखने लगी। बेसिकली जब व्यक्ति की सारी खूबसूरती खो जाती है ना, तो वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस लूज करके आइसोलेशन में चला जाता है, किसी से मिलने से कतराता है और अकेला ही रहना पसंद करता है। और सोशली हताश, निराश, अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति अकेलेपन से कैसे ही लड़ेगा? जाहिर है भगवान से प्रार्थना करके या तो अध्यात्म की राह पर चलकर। और यही तो इस पूरी महादशा का जिस्ट ही है मेरे दोस्त। यही तो केतु महाराज हमसे चाहते भी हैं। तो केतु महादशा की राहु अंतर्दशा और शनि अंतर्दशा में जातक अपने जीवन का लोएस्ट फेज एक्सपीरियंस करता है। राहु की अंतर्दशा में मुझे एक और बुरा अनुभव हुआ और इसके बारे में मैंने इस वीडियो में उल्लेख भी किया था। जब केतु महादशा शुरू हुई तो मेरे पाँव के तलवों में दर्द भरे कॉर्न, जिसे देसी भाषा में गोखरू भी कहते हैं, वो हो गए। 3 साल तक दवाएं खाई, कॉर्न कैप लगाए और बहुत इलाज करवाया, पर वो ठीक नहीं हुए। राहु के अंतर में ये समस्या और भी गंभीर हो गई। अगर मैं ज्यादा चलती हूँ या बहुत देर खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये कॉर्न बहुत दुखते हैं। केतु के बारे में हम सब जानते ही हैं कि शरीर के निचले हिस्से यानी कि पेट, कमर, प्राइवेट पार्ट्स और पाँव की बीमारियां देता है। तो केतु पीरियड में मेरा अम्बिलिकल हर्निया का मेजर ऑपरेशन भी हुआ था और ये कॉर्न की दिक्कत भी होने लगी। देखिए, राहु किसी भी चीज को ना एम्पलीफाई करता है, उसमें वृद्धि करता है। पाप ग्रहों की यदि महादशा चल रही होगी तो दुखों को एम्पलीफाई करेगा, और यदि शुभ ग्रहों की चल रही होगी तो लाभ को, यानी कि प्रॉफिट्स को। केतु महादशा में राहु के अंतर में मुझे ये पैरों की तकलीफ बहुत बढ़ गई, इलाज भी काम नहीं किया। अब देखिए आगे की अंतर्दशाओं में क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस अंतर्दशा में मैंने क्या क्या उपाय किए जो वाकई कारगर भी थे। तो ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
पहला, केतु के सामने सरेंडर कर दीजिए, उसे रेसिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उसके दिखाए रास्ते पर आप चलते रहेंगे तो ये कठिन समय शांति से निकल जाएगा। जितना विरोध करेंगे उतना ही उत्पात मचेगा आपके जीवन में। प्रतिदिन ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्रतिदिन मंदिर जाएं। ट्राई एंड गिव बैक टू द नेचर एंड द एनवायरनमेंट। जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की सेवा करें, क्योंकि केतु महादशा आपके घमंड को तोड़ कर रख देगी। आपकी हाई पेइंग जॉब है जिसके आगे आपको कुछ नहीं दिखता, सबसे पहले केतु महादशा में वो जॉब जाएगी। आपको अपनी खूबसूरती पर घमंड है कि मेरी स्किन बड़ी अच्छी है, मेरे बाल बड़े रेशमी है, मेरा फैशन सेंस तो सुपर मॉडल से भी अच्छा है, तो यकीन जानिए केतु महादशा के 7 सालों में आप अघोरी साधु जैसे दिखने लगेंगे। इसीलिए सरेंडर योरसेल्फ टू केतु एनर्जी, वही कीजिए जो वो आपसे चाहते हैं। उपाय नंबर 2, राहु की अंतर्दशा में किसी भी प्रकार की लत से बचें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। देखिए, वैसे शुरू में तो लत हमेशा छोटी ही होती है और बाद में देखते देखते वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि एक दिन में आप एक एपिसोड से शुरू करते हैं और चस्का ऐसा लगता है कि अंत में एक ही रात में 20-20 एपिसोड्स देखने लग जाते हैं। सो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी इंटॉक्सिकेशन और एडिक्शन। उपाय नंबर 3, राहु क्योंकि मछलियों के द्वारा दर्शाया जाता है, हर शनिवार या प्रतिदिन कर सके तो और भी बहुत अच्छा है, मछलियों को दाना दें। आसपास कोई नदी या तालाब हो तो वहां रेगुलरली जाइए, नहीं तो काली या सिलेटी रंग की मछलियों को आप घर में पालें और उनकी सेवा करें। कुछ नहीं करना है आपको, बस आटे की गोलियां बना के तालाब में मछलियों को खिलाना है। मछलियों और पक्षियों की सेवा करनी है, लेकिन उन्हें खुद मारकर नहीं खाना है। मांसाहार से बचे, ये सिर्फ इस अंतर में नहीं बल्कि पूरी केतु महादशा में आपको करना चाहिए। उपाय नंबर 4, स्वीपर्स या क्लीनर्स या जो भी कोई सफाई कर्मचारी हैं वो राहु और शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु के अंतर में ऐसे सफाई कर्मचारियों की सहायता करें जो आपकी दी हुई सैलरी पर काम नहीं करते, मतलब जो नगर निगम के या सरकारी स्वीपर्स हैं। हर शनिवार या बुधवार को उन्हें ठंडा मीठा शरबत पिलाएं, मिठाई या केले दें खाने के लिए, और हो सके तो कभी कभी थोड़े बहुत पैसे भी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है राहु को शांत करने के लिए। इस उपाय को मेरे गुरुजी ने मुझसे पूरे 1 साल करवाया और इस उपाय के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। उपाय नंबर 5, कुष्ठ रोगियों की सेवा सहायता करें। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, पर कुष्ठ रोगियों की सेवा से शनि और राहु दोनों की शांति होती है। ज्योतिष का सूत्र है कुजवत केतु और शनिवत राहु, यानी कि केतु मंगल की तरह फल देता है और राहु शनि की तरह। कुष्ठ रोगियों को काले कंबल, दवाएं, पैसे, खाना शनिवार के दिन दान दीजिए। यदि आपके आसपास कोई कुष्ठ रोगियों का अस्पताल या हॉस्पिस नहीं है तो आप शंखनाद चैनल के माध्यम से भी उनकी सहायता कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया छोटे से छोटा दान भी हर शनिवार को आपके नाम से कुष्ठ रोगियों तक दवाओं और बाकी सहायता के रूप में पहुंचाया जाता है। आप स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल पे नंबर पर अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। तो मित्रों, ये था केतु महादशा में आने वाली राहु अंतर्दशा का मेरा सच्चा अनुभव। आपको राहु महाराज ने कैसे कैसे फल दिए और क्या क्या अनुभव दिए वो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाता है कि मैं इस चैनल को आगे कंटिन्यू करूं। तो मित्रों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।